नमस्कार, मैं रूपा आनंद और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं बात करूंगी अतुल सुभाष जी के बारे में, जिनके बारे में जानकर सुनकर पूरा देश शॉक्ड है। उन्होंने सुसाइड किया। क्यों किया? क्या कारण था? चलिए जानते हैं। अब देखिए, पूरा देश अतुल सुभाष जी की मौत पर सदमे में है। अतुल सुभाष जी बेंगलुरु में एआई इंजीनियर थे। वो समस्तीपुर बिहार के रहने वाले थे और पत्नी और ससुराल वालों की तरफ से बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे और अंततः उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले उन्होंने 1.5 घंटे का वीडियो बनाया था। सुसाइड करने से पहले वीडियो बनाया था और उन्होंने अपने वीडियो में न्याय की मांग की। अब जिस तरह का मामला है मैं आगे बताऊंगी, उस तरह से यही पता चलता है कि भारत के न्यायिक जो व्यवस्था है उस पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आगे वीडियो में सुनेंगे कि किस वजह से सवाल खड़ा करता है। और उन्होंने अपने वीडियो में जो दिल दहलाने देने वाला वीडियो उन्होंने जारी किया, उन्होंने अपने वीडियो में ये कहा है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए और मेरे अस्थियों को तब तक विसर्जित ना करे जब तक न्याय ना मिले, और अगर न्याय ना मिले तो कोर्ट के बाहर किसी गटर में मेरे अस्थियों को बहा देना। ये बात बहुत बड़ी है और कितनी गहराई वाली बात है। और जो उन्होंने वीडियो जारी किया है बहुत ही दर्दनाक सा वीडियो है, आप सुनिएगा उसको। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, इनके ऊपर बहुत सारे केसेस लगाए गए थे और कहा जा रहा है कि केसेस झूठे थे। और जैसा कि अतुल सुभाष जी ने अपने वीडियो में और फिर जो उन्होंने कहा है कि जितने भी झूठे इल्ज़ाम लगाए गए उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, प्रताड़ित थे, बहुत ही ज़्यादा। अब वीडियो में अपने दोषियों के नाम भी उन्होंने बताए हैं, जिसमें जो है उनकी पत्नी है, उनके जो है साला है, उनकी सास है। तो इन सब का नाम जो है उन्होंने लिया है। और 2019 में उनकी शादी हुई थी और एक बच्चा है 4 साल का उनका। और एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे वो बेंगलोर में एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और अच्छा कमाते थे, अर्निंग भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ तक कि उनकी पत्नी निकिता, उनकी भी अर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बावजूद इसके कि निकिता जो है कहा जा रहा है कि वो जो है सेटिस्फाइड नहीं थी। तो लगातार झूठे जो है केस में अतुल को फंसाया जा रहा था, लगातार झूठे मामलों में, यहाँ तक कि वो इतने ज़्यादा फंस चुके थे कि वो अंत में सुसाइड कर ही लिए। और उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि मुझे सुसाइड करने के लिए मेरे ससुराल वालों ने ही उकसाया, मेरी पत्नी, मेरी सास, मेरे साले ने सुसाइड करने के लिए उकसाया उनको। तो इनके ऊपर मेंटेनेंस 498, 406 और भी ना जाने कितने सारे उनके खिलाफ जौनपुर में केसेस डाले गए। उन्होंने 32 पेज का सुसाइड नोट लिखा है और 1.5 घंटे का जो है लाइव आकर उन्होंने अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में बताया है कि कैसे उनकी लाइफ थी, उनको क्या चीज़ सहना पड़ा, क्या कुछ उनके साथ घटित हुआ और क्यों वो सुसाइड कर रहे हैं। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो हमारा जो कानून है ये पूरी तरह से 100% जो है महिलाओं के फेवर में है, पूरी तरह से। और महिलाओं के लिए हर चीज़ बना हुआ है, महिला थाना बना हुआ, महिलाओं के लिए कानून बना, उनके फेवर में बना हुआ है, महिला आयोग तक बना हुआ है ना। और कहीं भी महिला इसी चीज़ का बहुत ही भयानक फ़ायदा उठाती है कि मुझे तो कोई
कोई सजा होगी नहीं और मैं झूठे केस में फंसा दूंगी। ये बात सिर्फ अतुल सुभाष की नहीं है, ये मामला सिर्फ अतुल सुभाष का नहीं है, ये तमाम उन पुरुष का है जो पत्नी द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं हर रोज हर रोज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही पति द्वारा सताई जाती है, ससुराल वालों द्वारा सताई जाती है, ऐसा नहीं है। पति भी, अगर पति कम कमाता है, अगर पति डिप्रेस्ड है, अगर पति बीमार है, तो महिलाएं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फायदा उठाती है और बहुत परेशान भी करती है, टॉर्चर करती है, डिप्रेस करती है, यहाँ तक कि पति को मार पीट तक करती है। पति कहाँ जाए, पुरुष कहाँ जाए, उनकी तो कोई सुनने वाला है नहीं, उनकी तो कोई सुनने वाला है नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो पुरुष के फेवर में भी हो, पुरुष के फेवर में भी होना चाहिए, ताकि जो महिला परेशान करती है, अब देखिए कितने सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें महिला क्या करती है, पुरुष के साथ संबंध बनाती है और अपने मर्जी से संबंध बनाती है और पुरुष को फंसाती भी है झूठे केसेस में। ऐसा भी बहुत होता है, बहुत होता है ऐसा, हर रोज ऐसे मामले आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला सताई जाती है, महिला को परेशान किया जाता है, हस्बैंड परेशान करते हैं, ससुराल वाले परेशान करते हैं, ऐसा नहीं है। पुरुष भी परेशान होते हैं महिलाओं से, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अब देखिए जैसा कि उन्होंने 32 पेज का सुसाइड नोट लिखा था और उसमें ये भी लिखा था जबरन वसूली का आरोप भी लगाए हैं, भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों का आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया मैं बताऊंगी आगे। अब देखिए ऐसा मामला है कि कम से कम भारत में 150 से 200 पुरुष हर रोज सुसाइड करते हैं, हर रोज 150 से 200 पुरुष हर रोज सुसाइड करते हैं और महिला द्वारा सताए जाते हैं। हर जगह होता है, शहर गांव हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शहर में होता है, गांव में होता है, हर जगह होता है। पति अगर कम कमाता है, पति अगर डिप्रेशन में है, पति अगर बीमार है, तो महिलाएं फायदा उठाती हैं। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, रीजन ढेरों हो सकते हैं। और अतुल सुभाष ने बार बार हर पेज पर, सुसाइड नोट जो है हर पेज पर कहा है मुझे न्याय मिलना चाहिए, हर पेज पर। उनकी बहुत दर्दनाक कहानी है, उन्होंने बयां किया है वीडियो के जरिए, सुनिएगा। तो ये जो भी सिचुएशन है जो दिख रही है, वो हमारे न्यायिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, बहुत बड़ा। अब एनसीआरबी के पिछले 1 साल के डेटा को देखेंगे तो पता चलेगा कि 81,000 पतियों ने सुसाइड किया है। पिछले 1 साल का डेटा एनसीआरबी का, 81,000 हस्बैंड्स ने सुसाइड किया है। और ये भी मैं बता दूं कि पूरे देश में जो कानून लागू है वो 100% महिलाओं के फेवर में है, क्योंकि अब देखिए कानून जो है महिलाओं के फेवर में है, तो जज जो होंगे, चाहे वो महिला जज हो या पुरुष जज हो, वो महिला के फेवर में ही वो जो है कहेंगे, महिला के फेवर में ही करेंगे जो भी करना है। तो इसी वजह से पुरुष जो है उनको न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि कानून जो है महिला के फेवर में है, तो उनको जो है जो फैसला सुनाना होता है जज को, चाहे वो महिला जज हो या पुरुष जज हो, उनको महिला के फेवर में ही सुनाना होता है फैसला। इसमें पुरुष कहाँ जाए, कहाँ है न्याय पुरुष के लिए? कहीं नहीं है। तो अतुल सुभाष ने जज पर, जो महिला जज थी, उनके ऊपर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया है। हालांकि ये पूरी तरह से साबित नहीं हुआ क्योंकि सबूत नहीं है। अगर सबूत है भी तो ये कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है, और किसी भी इंसान को कोर्ट पर या जज पर यकीन नहीं हो पाएगा। तो ये सोचिए कि हमारे जो न्यायिक व्यवस्था है, जो भी
जो भी चीज़ें चल रही हैं कितना बड़ा ये सवाल खड़ा करता है, कितना कुछ। तो वीडियो में उन्होंने ये भी बोला है कि पत्नी को मेरा शव छूने भी ना दिया जाए, पत्नी को मेरा शव छूने भी ना दिया जाए, आसपास भटकने भी ना दिया जाए, और मुझे प्रताड़ित करने वालों को गंभीर से गंभीर सजा मिलनी चाहिए, और जब तक सजा ना मिले तब तक मेरे अस्थियों को विसर्जित नहीं करे। अब जब वो सुसाइड नोट लिख रहे होंगे और जब वो वीडियो बना रहे होंगे, उनके दिल में, उनके मन में कितना दर्द होगा, यह आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। कितने सारे पुरुष हैं जो मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं, और हो सकता है वो पुरुष सताए भी हो, अपने वाइफ ने उनको सताया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको अपने लिए लड़ना है, आपको सुसाइड नहीं करना है। ये मेरे तरफ से राय है आपको, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि आपको हमेशा लड़ना है सिचुएशन से, सुसाइड नहीं करना है। अब इस मामले का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। अब आइए जानते हैं कि अतुल के ससुराल वाले को क्या सजा मिल सकती है, जिसमें पत्नी, सास और साला गिरफ्तार हो चुका है। ये न्यूज़ आया है कि पत्नी, सास और उनका साला गिरफ्तार हो चुका है। तो अब समझेंगे कि पत्नी ने जो वैसे इल्ज़ाम लगाए थे अननेचुरल सेक्स का अतुल के ऊपर, और दहेज प्रताड़ना का ये केस बनता है। ये सब चीज़ों का जो है, अतुल की पत्नी ने अतुल के ऊपर ये मामला दर्ज किया था कि अतुल जो है मेरे साथ अननेचुरल सेक्स करते हैं, और फिर दहेज प्रताड़ना का भी केस उन्होंने बनाया है। तो अब देखिए कि अगर पत्नी और ससुराल वाले गलत मामले में फंसाना चाहे तो क्या करना चाहिए। अगर पत्नी और ससुराल वाले गलत मामले में फंसाते हैं तो क्या करना चाहिए। देखिए, आईपीसी का कानून, जो हमारे देश में पहले कानून था, तो आईपीसी का एक कानून था जिसमें 498A था। तो उसके तहत जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता था, ठीक है। अब इसकी जगह ले लिया बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। तो ये धारा हो गया है 85 और 86, ये धारा 85 और 86 में आ गया है। तो अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 498A से ही एक कानून अलग हो गया है, कानून निकला है, जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005। ये कानून घरेलू हिंसा को 4 भागों में डिवाइड करता है। 4 भाग है इसमें डिवाइड करता है, जिसमें इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा और लैंगिक हिंसा। अब इसमें किसी भी तरह की हिंसा होने पर पति और उनके रिश्तेदारों को 3 साल की सजा हो सकती है, और मामला कॉग्निजीवल है। अब आईपीसी की धारा 377 जो कि अननेचुरल सेक्स के बारे में कहता है। अब आईपीसी की धारा 377 जो कि अननेचुरल सेक्स के बारे में कहता है, और इसमें 10 साल की सजा हो सकती है। लेकिन बीएनएस ने 377 को अब हटा दिया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, अतुल के पास 2-3 रास्ते थे जिससे उनकी जान बच सकती थी। अगर वो लड़ना चाहते तो लड़ सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इतने ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे, चारों तरफ से इतने घिर गए थे, हो सकता है कि उनका साथ देने के लिए कोई ना रहा हो सकता है, इसलिए उन्होंने आखिरकार सुसाइड कर लिया। अतुल के पास रास्ते थे। एक तो वो अपने केस को पूरी तरह से लड़ते, हिम्मत के साथ, हार नहीं मानते। सिविल रेमेडी के लिए वो जा सकते थे, जिसमें मानहानि का केस वो कर सकते थे, और कुछ सबूत इकट्ठा करके महिला और उनके परिवार वालों के खिलाफ क्रिमिनल
मुकदमा चला सकते थे। तो ये जो है, ये अतुल के पास सॉल्यूशन था और वो लड़ते और लड़कर जीत हासिल करते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मैं सोच रही हूँ, कि अतुल पूरी तरह से घिर चुके थे, डिप्रेस हो चुके थे, क्योंकि हर इंसान की मानसिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कोई मेंटली वीक होता है। कोई हर सिचुएशन को संभाल सकता है, कोई नहीं संभाल पाता है। जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है वह सिचुएशन से बहुत जल्दी नहीं लड़ पाता, थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। मुझे नहीं पता कि अतुल सुभाष जी स्वभाव के कैसे थे, क्या उनकी मानसिक स्थिति थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे, इतने केसेस चल चुके थे उनके ऊपर, और उनके ऊपर 100 से ज़्यादा बार सुनवाई हुई, जिनका मुझे पता है, जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है कि 40 बार वो कोर्ट में पेश हुए थे। अब आप समझिए कि जो इंसान बेंगलोर में जॉब कर रहा है, वो बेंगलोर से जौनपुर आएगा, कितनी बार आएगा। अब सोचिए कितना वो मानसिक स्थिति किस तरह की थी और कितने परेशान थे वो, इसलिए वो 40 बार ही कोर्ट में पेश हो सके। तो अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की क्या राय है, कैसा कानून बनना चाहिए हमारे देश में, और क्या होना चाहिए इस केस में, और किस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे पुरुष को न्याय मिलना चाहिए, पुरुष आयोग बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों की ये डिमांड है कि पुरुष आयोग बनना चाहिए, पुरुष की सुनवाई होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात सुनवाई होनी चाहिए। उनका सुनने वाला कोई नहीं होता है, सीरियसली लेने वाले नहीं होता, केस को सीरियसली ले। क्योंकि जब कानून ही फेवर में है महिला के, तो वो पुरुष की क्या सुनेंगे, बात ये भी है। तो कानून में बदलाव आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, आप अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए नए अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी। धन्यवाद।